हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं मंगल चौहान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं मेरे भाइयों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी पिछली वीडियो के बारे में चर्चा कर लिया जाता है। हम ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो है कि यदि हम लोग पिछली क्लास को रिलेट करके पढ़ाई करते हैं तो कहीं न कहीं आज वाली क्लास में और चार चांद लग सकते हैं, है ना। इसीलिए जो है कि हम पहले जो पिछली क्लास में हम पढ़ाए रहते हैं उसको थोड़ा सा कम समय में रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए कि हम लोग जो है कि सर्वनाम में कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो हम लोग जो है कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ चुके हैं, है ना। जब हम लोग 3 पढ़ चुके हैं तो बचे कितने? 3 बचे। क्यों? क्योंकि सर्वनाम के 6 भेद होते ही है। तो 3 हम लोग अब तक 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज कोशिश रहेगा कि एक ही वीडियो में तीनों सर्वनाम खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो है कि 1-2 क्वेश्चन हो जाए। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ और आप लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा उसका। बहुत ही सिंपल जो है कि क्वेश्चन रहेगा, सर्वनाम से ही रहेगा। क्वेश्चन यही है कि आपको कोई बुला रहा है। आपको कोई बुला रहा है। आपको कोई बुला रहा है। चलिए इस वाक्य में बता दीजिएगा कि कौन सा सर्वनाम है। आपको कोई बुला रहा है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कोई आपको बुला रहा है। ठीक है, कोई आपको बाहर बुला रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए यही वाक्य है ना। तो इस वाक्य में बताइएगा कौन सा सर्वनाम होगा। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। सी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डी है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक को रहने देते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो अब तक पढ़ चुके हैं उन्हीं में से बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए फटाफट उत्तर दीजिए कि कोई आपको बुला रहा है या आपको कोई बुला रहा है। हाँ, यदि आपको वाचक शब्द याद होंगे तो अब तक क्या हम क्वेश्चन बोले होंगे तभी आपका उत्तर आ गया होगा, है ना। तो वाचक शब्द यदि आपको याद रहेंगे तो आप आसानी पूर्वक जो है कि सर्वनाम को पहचान लेंगे, है ना। तो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो चलिए देख लेते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के जो वाचक शब्द रहते हैं कौन कौन से? यह, वह, ये, वे, यही होते हैं ना। यह, वह, ये, वे। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा क्या? तो आप कहेंगे नहीं, निश्चयवाचक सर्वनाम भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके भी वाचक जो शब्द रहते हैं यही रहते हैं, यह, वह, ये, वे, यही होते हैं ना। तो आप कहेंगे हाँ, इसीलिए ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में जो हमको दिया है वाचक शब्द वो कोई दिया है। अब हमको कोई खोजना है कि किस सर्वनाम में कोई वाचक शब्द होता है। चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम को देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम होगा क्या? आप कहेंगे नहीं, पुरुषवाचक सर्वनाम में तो 3 व्यक्तियों की बात कही जाती है, मध्यम, उत्तम और जो है कि अन्य। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की जो वाचक शब्द रहते हैं मैं और हम होता है,
या हमको, हमारा, हमसे, जो भी कह लीजिए, मुख्य रूप से मैं और हम होते हैं। और उसके बाद मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के जो वाचक शब्द रहते हैं वो तू, तुम, आप होते हैं, या तुम से, तुम्हारा, तुमने, तुमको, तुमसे, कोई भी, मतलब कुछ भी बना सकते हैं, ये भी सभी आ जाएंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अभिवाचक शब्दों को देखें तो इसीलिए जो है कि हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम भी नहीं होगा, कहीं कोई और कुछ की बात कही नहीं गई है ना। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। किस आधार पर? क्योंकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसे ही कहते हैं जहां पर निश्चितता का बोध नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा कोई और कुछ को लेकर, क्योंकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के दो वाचक शब्द होते हैं, कोई और कुछ। तो इस वाक्य में कोई है कि नहीं? तो आप कहेंगे है। तो कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम होता है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट रहेगा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा को चलिए फटाफट बता दीजिएगा। संबंध है तो कहीं न कहीं ये संबंध का ही बोध कराएगा, कहीं न कहीं ये संबंध का ही तो बोध कराएगा। अब किसमें ये संबंध का बोध कराता है, तो चलिए इसको परिभाषा के माध्यम से देखते हैं कि ऐसे सर्वनाम शब्द, या लिख लीजिएगा सीधे, जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द किसी दूसरे, किसी दूसरे, किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम, किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित, संबंध स्थापित करने के लिए, करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, किए जाते हैं, उसे ही संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसे ही संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, उसे ही संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जो सर्वनाम शब्द किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें ही संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के कौन कौन से वाचक शब्द होते हैं जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं। तो इनके वाचक शब्द लिख लीजिएगा। वाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? वाचक शब्द, इनके वाचक शब्द बहुत ही आसान और सिंपल होते हैं। लिख लीजिएगा वाचक शब्द जो सो, जो सो, जो सो, है ना। जिसकी, उसकी, जिसकी, उसकी,
जैसा वैसा, जैसा वैसा, जितनी उतनी, जितनी उतनी, जितनी उतनी, आदि शब्द, आदि शब्द, ठीक, आदि शब्द। जो सो, जिसकी उसकी, जैसा वैसा, जितनी उतनी, है ना। ये शब्द ऐसे हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध, किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं। मुख्य रूप से यदि सर्वनामों की संख्या हम गिनेंगे तो हमको किनको गिनना होगा, तो जो सो मुख्य रूप से यही वाचक शब्द होते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से जो और सो वाचक शब्द होता है संबंध वाचक सर्वनाम का। चलिए इसके उदाहरण को देख लेते हैं। इसके उदाहरण बहुत फेमस है, एकदम आसान, सबसे आसान इसके उदाहरण गिने जाते हैं। जैसे में जैसे में जो करोगे सो भरोगे, जो करोगे सो भरोगे। या फिर जैसा देश, जैसा देश वैसा भेष, कहा जाता है ना कि जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष। तो जो सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, यानी ऐसे शब्दों को देकर वाक्य में यदि पूछ रहा है कि कौन सा सर्वनाम है, तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए, संबंधवाचक सर्वनाम होना चाहिए, संबंधवाचक सर्वनाम होना चाहिए। जैसे लिख लीजिएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो बोओगे सो काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, होता है कि नहीं, इधर भी लिख लीजिएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोओगे सो काटोगे, सो काटोगे। जो बोओगे सो काटोगे। ये हो गए इसके कुछ वाक्य, कुछ उदाहरण, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान चीज़ है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस फटाफट लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट भेद की ओर। नेक्स्ट भेद हम लोग का होने वाला है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो चलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम को भी देख लिया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, चलिए थोड़ा सा अपना जो हाथ है ना, थोड़ा तेजी से चलाइएगा, हाँ तभी हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिएगा, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम।
प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा तो साफ साफ नजर आ रही है। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा तो साफ साफ नजर आ रही है। प्रश्न मीन्स होता ही ये, आपको पता है कि यहाँ पर किसका बोध होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? तो जहां पर या ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध कराते हैं उन्हें ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। चलिए फटाफट इसकी परिभाषा को लिख लीजिए कि जो सर्वनाम शब्द जो सर्वनाम शब्द जो सर्वनाम शब्द वाक्य में वाक्य में वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का प्रश्न पूछे जाने का प्रश्न पूछे जाने का जाने का बोध प्रश्न पूछे जाने का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक उन्हें प्रश्नवाचक उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कहा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है ना। ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा को थोड़ा सा एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि जैसे सर्वनाम की परिभाषा हम लोग को पता है कि ये संज्ञा के स्थान पर ही प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के या सर्वनाम के स्थान पर तो प्रयुक्त किए जाते ही हैं, उसके अलावा इनके कार्य क्या है? उसके अलावा इनके कार्य क्या है कि यदि वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो रहा है तो वही शब्द कराएंगे जो संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, यानी इसके वाचक जो शब्द रहते हैं वो दो काम करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर तो प्रयुक्त किए ही जाते हैं, लेकिन उसके अलावा वाक्य में प्रश्न बनाने का भी बोध करते हैं, प्रश्न पूछे जाने का भी बोध कराते हैं। उन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को परिभाषा समझ में आई होगी। यदि नहीं आई है तो चुपचाप बस इस परिभाषा को लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए इसके वाचक शब्दों को देख लेते हैं। वाचक शब्द, इसके वाचक शब्द जो मूल रूप से यदि गिने जाते हैं सर्वनामों की संख्या में तो दो होते हैं, कौन और क्या। 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 कौन और क्या, ये होते हैं इसके मूल रूप के वाचक शब्द। वैसे देखा जाए तो प्रश्न जो है कि प्रश्न के पूछे जाने का जो बोध कराते हैं ऐसे शब्द कई शब्द हैं। तो इनके यदि संख्याओं को देखा जाए तो 6 हैं। कौन कौन से? तो जैसे कौन, क्या, कैसे, क्यों। कौन, क्या, कैसे, क्यों, कब और कहाँ। कब और कहाँ, बताइए ये जो शब्द हैं क्या वाक्य में यदि प्रयुक्त किए जा रहे हैं तो हम लोग क्या मानेंगे? ये किसका बोध कराएंगे? प्रश्न पूछे जाने का ही तो बोध कराते हैं ना। तो ऐसे भी वाक्य यदि आपको दे दिए जा रहे हैं, इनसे लगे हुए वाक्य, ठीक है, और उसमें भी पूछा जा रहा है कि कौन सा सर्वनाम है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होना चाहिए? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो चलिए उदाहरण को देख लिया जाता है। इनकी संख्या जो रहती है 6 होती है, और यदि मूल रूप से देखा जाए तो 2 होते हैं। इनके उदाहरण को देख लिया जाए।
इनके उदाहरण को देख लिया जाता है कि जैसे मोहन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मोहन क्या कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, यदि पूर्ण विराम लगाया जाता है इसके वाक्यों में, ठीक है, यदि प्रश्न सूचक शब्द हैं यानी प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य यदि वाक्य में हैं, तो कहीं न कहीं यदि लास्ट में देखा जाए पूर्ण विराम लगा रहे हो तो वो वाक्य अशुद्ध माना जाता है। तो वाक्य को शुद्ध किस प्रकार से किया जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर, क्योंकि वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है ना। तो मोहन क्या कर रहा है, यहाँ पर इस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो रहा है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ हो रहा है। तो कहीं न कहीं पूरे वाक्य को भी देकर पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और कहीं न कहीं जो है कि अंडरलाइन करके भी पूछा जा सकता है कि रेखांकित शब्द में बताइए कौन सा सर्वनाम होता है। ठीक है, इसके बाद जैसे में मैदान में कौन, मैदान में कौन बैठा है, कौन बैठा है, मैदान में कौन बैठा है। यहाँ पर भी तो प्रश्न पूछे जाने का बोध कराया जा रहा है ना कि मैदान में कौन बैठा है बताइए। जैसे यदि आपसे पूछ दिया जाए कि आप कैसे हो, आप कैसे हो, आप कैसे हो, तो आप कैसे हो, अब कैसे देकर क्वेश्चन पूछ दिया है, कैसे देकर पूछा है तो प्रश्न पूछे जाने का बोध हो रहा है ना। कौन सा सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे मैं और वाक्यों को देख लीजिएगा। सीता स्कूल कब जाती है, सीता स्कूल कब जाती है, सीता स्कूल कब जाती है, सीता स्कूल कब जाती है। राधिका, राधिका कहाँ जॉब करती है, कहाँ जॉब करती है, कहाँ जॉब करती है। ये हो गए। और कोई शब्द छूटा है, कब, क्यों, क्यों वाला शब्द छूटा है तो क्यों से भी बना लीजिए, क्यों से बनाइएगा। क्यों से क्या बनाएंगे कि आप लोग, आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं। आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं, आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो 6 वाक्य हो गए 6 शब्दों के अनुसार। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रश्नवाचक सर्वनाम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गई है बातें तो इसको फटाफट लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग लास्ट सर्वनाम के भेद की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिएगा निजवाचक सर्वनाम, हेडिंग डालिएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम को चलिए समझते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम को देखिए समझना बिल्कुल ही आसान है। कैसे कि बस इतना खोपड़ी में डाल लीजिएगा कि
इसके जो वाचक शब्द रहते हैं वो प्रश्न पूछे जाने का बोध कराते हैं। कौन, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, यही सब इसके वाचक शब्द होते हैं। जिस वाक्य में आपको ये सब दिख जाए और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दिख जाए, वहां पर यदि सर्वनाम पूछा जा रहा है तो आपका आंसर केवल और केवल प्रश्नवाचक सर्वनाम पर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द के बाद लास्ट निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? निजवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? इसके वाचक शब्द क्या होते हैं? तो इसका वाचक शब्द और पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का जो शब्द रहता है वो और ये समान रहते हैं, बस दोनों का अपने अपने स्थान पर अर्थ अलग अलग होता है। अंतर क्या होता है कि दोनों का अपने अपने स्थानों पर अर्थ अलग अलग होता है। देखिएगा कैसे। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या कहती है? तो निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिख लीजिए कि ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में, जो वाक्य में, जो वाक्य में जो वाक्य में स्वयं के लिए कार्य करते हैं, स्वयं के लिए, स्वयं के लिए कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उन्हें निजवाचक, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है या कहते हैं। ठीक, ये हो गई निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा। ये हो गई निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में स्वयं के लिए, खुद के लिए कार्य करते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ऐसे कितने वाचक शब्द हैं? वह कौन सा वाचक शब्द है जो स्वयं के लिए कार्य करता है वाक्य में? तो वाचक शब्द को देख लीजिए। इसके जो वाचक शब्द होते हैं, वाचक शब्द, इसके जो वाचक शब्द रहते हैं वो होता है आप। आप, इस आप का यहाँ पर अर्थ क्या होता है? स्वयं के लिए कार्य करना, स्वयं के लिए कार्य करना। यानी जहाँ पर आप शब्द का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर ये अर्थ निकालिएगा कि वो स्वयं के लिए कार्य कर रहा है, स्वयं के लिए कार्य कर रहा है। और वैसे ये मूल रूप से है। वैसे निजवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द देकर पूछे जा सकते हैं वाक्य में? तो देख लीजिएगा, कहीं न कहीं आप, अपने, आप ही, आप ही, स्वयं, खुद, स्वयं खुद, स्वयं खुद, ठीक है, आदि शब्द का प्रयोग किया जाएगा, आदि शब्द का प्रयोग किया जाएगा इसके वाक्यों में। निजवाचक सर्वनाम के वाक्यों में इन शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है, इसको छोड़कर। ठीक है, यदि ये भी है तो भी कोई बात नहीं।
है ना। ये तो मूल रूप से यदि इसके अलावा इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जा रहा है तब भी आप क्या मानेंगे कि निजवाचक सर्वनाम है। कहने का तात्पर्य यही था। चलिए इसके उदाहरण को देख लिया जाता है। इसके उदाहरण को देख लिया जाता है। उदाहरण में देख लीजिएगा कि जैसे सीता आप ही खा लेगी, आप ही खा लेगी। सीता आप ही खा लेगी। इस वाक्य में बताइएगा सीता किसके लिए कार्य कर रही है। सीता किसके लिए कार्य कर रही है और आप शब्द का प्रयोग जो है किया गया है कि नहीं। तो आप शब्द का यदि वाक्य में प्रयोग किया जा रहा है और सर्वनाम पूछा जा रहा है तो पहले तो उसका अर्थ निकालेंगे कि आप जो शब्द है वो किसके लिए कार्य कर रहा है। यदि स्वयं के लिए कार्य कर रहा है तो हमारा कौन सा सर्वनाम होगा, तो हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा। यदि सुनने के लिए यानी मध्यम पुरुष यानी सुनने का काम कर रहा है केवल, तो वहां पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बताइए अंतर समझ में आया कि नहीं। यहां पर सीता आप ही खा लेगा, सीता आप ही खा लेगी है। सीता आप ही खा लेगी यानी सीता स्वयं खा लेगी, सीता खुद लेके खा लेगी, किसी के भरोसे नहीं है। यहाँ सीता अपने लिए ही तो कार्य कर रही है। तो जहाँ अपने लिए वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां पर सर्वनाम यदि पूछा जाए तो निजवाचक सर्वनाम होगा कि नहीं। तो आप कहेंगे कि हाँ होगा। चलिए लिख लीजिएगा मोहन, मोहन मोहन अपना काम, मोहन अपना काम खुद कर लेगा, खुद कर लेगा, खुद कर लेगा। मोहन अपना काम खुद कर लेगा। यहाँ खुद भी शब्द का प्रयोग किया गया, अपना शब्द का भी प्रयोग किया गया, तो कहीं ना कहीं आराम से निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। रोहन आप ही पढ़ लेगा, आप ही पढ़ लेगा, आप ही पढ़ लेगा। यानी रोहन को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, रोहन अपने आप ही पढ़ लेगा। बताइए बातें समझ में आई कि नहीं, निजवाचक सर्वनाम समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें क्या चाहिए होता है आप सभी को पता है। तो थोड़ा सा जो सहयोग हम लोग को चाहिए होता है, अपना जो सहयोग थोड़ा सा दिखा दिया करिए, लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करके, बस और ज़्यादा कुछ हम लोग आप लोगों से उम्मीद नहीं रखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।